प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत या इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अध्ययन के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है सार्वजनिक आगम या सार्वजनिक आय या दूसरे शब्दों में पब्लिक रेवेन्यू। प्रस्तुत ई लेक्चर में हम इसका भाग 2 करेंगे। पब्लिक रेवेन्यू पार्ट 2 या सार्वजनिक आगम भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत हम सार्वजनिक आय के स्रोतों का अध्ययन करेंगे या सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू का अध्ययन करेंगे। सरकार को अपनी विभिन्न क्रियाओं के सफल संचालन हेतु अनेक प्रकार से व्यय करना पड़ता है, ये हमने देखा, और इन व्ययों को पूर्ण करने के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है। इसके बारे में हमने पिछले ई लेक्चर में देखा था। अब सरकार को प्राप्त होने वाली आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं, इनको हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है कर आय और दूसरा है करेत्तर आय या गैर कर आय। कर आय के अंदर विभिन्न प्रकार के कर या टैक्स आते हैं, टैक्सेस इसके अंदर शामिल होते हैं। और गैर कर आय या करेत्तर आय के अंदर हम अन्य प्रकार से आय जैसे होती है शुल्क से या फीस से होने वाली आय, मूल्य या प्राइस, विशेष कर निर्धारण, जुर्माने व दंड, सार्वजनिक उपक्रमों से होने वाली आय, उपहार तथा अनुदान के रूप में जो प्राप्त होता है, सरकारी संपत्ति से जो आय प्राप्त होती है, ऋण, इसके अलावा नोटों का निर्गमन जो सरकार करती है रिजर्व बैंक के साथ मिलकर, उन सभी को करेत्तर आय या गैर कर आय के अंदर शामिल किया जाता है। इस ई लेक्चर में हम कर आय का अध्ययन करेंगे या टैक्स रेवेन्यू, टैक्सों से जो आय होती है, टैक्सेस से जो आय होती है, करों से जो आय होती है, सरकार को उसका अध्ययन करेंगे। वास्तव में सरकार को मुख्य रूप से करों से ही आय होती है और हम कह सकते हैं कि यह सरकार की आय का मुख्य साधन है। क्या है मुख्य साधन? कर, जो राज्य को अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है। कर राज्य को दिए जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान है जिसके बदले में करदाता को हित लाभ मिले यह आवश्यक नहीं है। अर्थात अनिवार्य रूप से कर देने होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जितना कर दिया जाए उतना ही सरकार कोई हित भी करे, कोई लाभ भी प्रदान करे, कोई सुविधा भी प्रदान करे करदाता को, यह आवश्यक नहीं है। और क्या आवश्यक है? कर के पीछे का मुख्य उद्देश्य वह है सार्वजनिक कल्याण या सार्वजनिक हित, सभी जनों का। सार्वजनिक मतलब है सर्व, जनों का, सभी लोगों का कल्याण और सभी लोगों का हित। तो इस प्रकार से कर के बारे में हमें क्या पता चला कि एक तो ये मुख्य साधन है आय का, एक ये अनिवार्य अंशदान है और ये हित लाभ के अनुसार नहीं होता बल्कि सार्वजनिक कल्याण या सार्वजनिक हित के लिए होता है। उस व्यक्ति को कर देने वाले व्यक्ति का हित हो, ये इसमें शामिल नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित या सार्वजनिक कल्याण इसका उद्देश्य है। इसी से निकल के आती हैं कर की मुख्य विशेषताएं। इनको हम किस प्रकार से रख सकते हैं?
इनको हम अलग अलग बिंदुओं में पढ़ सकते हैं, जो हमने पिछले पेज पे देखा था, पिछली स्लाइड में देखा था। एक निकल के क्या आता है? अनिवार्यता। कर अनिवार्य होता है। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसे अनिवार्य रूप से इसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स लगता है अगर, तो इनकम टैक्स देना पड़ता है। यदि करदाता करों को कानूनन व निर्धारित मात्रा में समय पर जमा नहीं करवाता है तो उसे दंड का भागी होना पड़ता है। तो इस प्रकार ये अनिवार्य रूप से इसका भुगतान सभी को करना पड़ता है, चाहे आयकर हो, चाहे आप रोड टैक्स ले लो, चाहे वस्तुओं पर कर लगते हैं, जीएसटी वगैरह, सब देना अनिवार्य है। और यदि नहीं देते हैं टैक्स तो दंड का भागी होना पड़ता है। सरकार उस पर जुर्माना लगाती है या और कोई कार्यवाही भी कर सकती है। दूसरा है कर के बदले लाभ नहीं। जैसा हमने देखा था, करदाता को उसके बदले में कोई हित लाभ नहीं मिलता है, कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है करदाता को कर के बदले में। तीसरा है सामूहिक हित पर व्यय। कर से प्राप्त आय को सरकार किसी व्यक्ति विशेष पर व्यय नहीं कर सामूहिक हित या सामाजिक हित के आधार पर व्यय करती है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष कर और एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या होते हैं? पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। जब कर का भार एवं दबाव एक ही व्यक्ति पर पड़े, मतलब कर जो दे वही उसको वहन भी करे, तथा जो कर व्यक्ति की आय एवं संपत्ति पर लगाए जाते हैं और जिनका प्रारंभिक एवं अंतिम भार एक ही व्यक्ति पर होता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर है, उसके उदाहरण से हम इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आय पर लगाया जाता है। उसके अलावा जो व्यक्ति इसको देता है सरकार को, वो भार भी उठाता है इसका, मतलब अपनी आय में से ही देता है। और उसके अलावा ऐसा नहीं होता कि कहीं कीमत बढ़ा के और उसको वसूल कर ले, किसी थर्ड पर्सन से वसूल नहीं कर सकता है, उसको स्वयं ही देना पड़ता है उसे। प्रारंभिक व अंतिम भार से क्या मतलब है? प्रारंभिक जब सरकार को टैक्स दिया गया और उसके बाद में सरकार के खजाने में वो चला गया, अब वो व्यक्ति जो है उस अतिरिक्त उसका कार्यवाही कुछ भी नहीं करता है, अंतिम रूप से दे दिया उसने। इस तरह प्रारंभिक रूप से भी उसने ही दिया और अंतिम रूप से भी उसने ही दे दिया, एक ही व्यक्ति पर इसका भार पड़ा। इसी तरह लाभ होगा, अगर कोई लाभ कमाता है तो उस पर भी इसी तरह से लाभ पे जो देना पड़ेगा कर, वो उसको स्वयं ही वहन भी करना पड़ेगा। संपत्ति पर यदि कर लगता है तो इस प्रकार से संपत्ति का कर भी संपत्ति के मालिक को ही देना पड़ता है और वही वहन करता है उसे। शुरू में भी वही देता है और अंत तक उसी का दिया हुआ रहता है वो, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इन करों को किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यह बिना किसी मध्यस्थ के लगाया जाता है। कोई भी मध्यस्थ नहीं है, सीधा देता है व्यक्ति, सीधे भुगतान किया जाता है। आयकर व्यक्ति सीधा देता है, उसकी सैलरी में से कट गया या उसने अपना जो अकाउंट बनाया सीए से और उसके अंदर जितनी भी इनकम आ रही है उसकी उतनी इनकम पर टैक्स दिया, तो स्वयं ही देता है। कोई मध्यस्थ बीच में नहीं होता कि उसकी जगह कोई और दे और फिर उसके बाद में वह चुकाए, ऐसा नहीं होता। सीधे सीधे सरकार को चुकाता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है।
और राजस्व विभाग जो होता है उसके अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, वह भारत में प्रत्यक्ष कर लेने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रत्यक्ष करों के संग्रह को प्रकाशित करता है और सरकार को महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का विपरीत कर कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर। जब कर का दबाव व भार पृथक पृथक व्यक्तियों पर पड़े, जो कर वस्तुओं व सेवाओं पर लगाए जाएं तथा जिनका करदाता आगे विवर्तन कर सकता है, उन्हें अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इनका? परोक्ष कर। अब इसमें जो व्यक्ति देता है वो वहन नहीं करता उसका भार, जैसे जीएसटी है। दुकानदार को आप सामान खरीदते हो तो जीएसटी चुकाते हो, जबकि गवर्नमेंट को दुकानदार देता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को जब दुकानदार ने दिया तो उसने भार नहीं उठाया, वो भार आप पर उसने विवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से ये वस्तुओं व सेवाओं पर लगाए जाते हैं, न कि आय पर, और इनके भार को विवर्तित कर दिया जाता है। तो पृथक व्यक्ति है जो सरकार को देता है और वास्तव में भार जो उठाता है वह पृथक व्यक्ति है। तो इस तरह से उसका दबाव व भार पृथक पृथक या अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। और दुकानदार यहाँ पे क्या है? मध्यस्थ। हम देते हैं जीएसटी, दुकानदार नहीं देता है, क्योंकि वो हमसे वसूल कर लेता है कीमत बढ़ाकर। तो इस तरह से दुकानदार सिर्फ एक मध्यस्थ है। हम सीधे सरकार को भुगतान नहीं करते इसका, बल्कि हम दुकानदार के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से इसका भुगतान मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी सबसे साधारण अप्रत्यक्ष करों में से एक है। इसे 2017 में शुरू किया गया था। उससे पहले बहुत सारे कर थे और उन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया था। जैसे उस समय सेवा कर अलग होता था, केंद्रीय उत्पाद कर अलग होता था और राज्य के मूल्य वर्धित कर या वैट अलग होते थे। ये सभी अप्रत्यक्ष कर थे और 2017 में इन्हें जीएसटी में शामिल कर लिया गया। तो अब जीएसटी सबसे साधारण अप्रत्यक्ष करों में से एक है। इसको कौन तय करता है? जीएसटी परिषद इसकी दरों को तय करती है कि विभिन्न उत्पाद या सेवाएं कितने कर पर दी जाएंगी, कितना जीएसटी उन पर लगाया जाएगा। और अप्रत्यक्ष करों की निगरानी का कार्य कौन करता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसकी निगरानी का कार्य करता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय, धन संपत्ति, उपहार, पूंजी आय, ब्याज, उत्तराधिकार आदि पर जो कर लगाए जाते हैं वे क्या हैं? प्रत्यक्ष कर। जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है वो वस्तुओं व सेवाओं पर लगने वाले कर, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, वस्तु मूल्य कर आदि अप्रत्यक्ष करों में शामिल होते हैं। तो नीचे वाले सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर, और ऊपर वाले सभी क्या हैं? प्रत्यक्ष कर। अब इतनी जानकारी के बाद हम विभिन्न बिंदु बता सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में क्या अंतर है। पहला अंतर है अधिरोपण का। प्रत्यक्ष कर किस पर लगाया जाता है? आय तथा लाभ पर लगाया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर किस पर लगाया जाता है? वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। दूसरा है करदाता।
प्रत्यक्ष करों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? कौन करदाता होते हैं प्रत्यक्ष कर के? व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य कर योग्य संस्थाओं द्वारा। और अप्रत्यक्ष कर का भुगतान कौन करता है? अंतिम उपभोक्ता, जो उपभोग करता है वस्तु का, अंतिम उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं, वही अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है, जो वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। तीसरा है कर का भार। आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर हैं, उनका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, जो इनकम टैक्स स्लैब में आता है, जिसकी इनकम इतनी होती है कि इनकम टैक्स के अंतर्गत आती है, इनकम टैक्स पे ही होता है, वह देता है और उसका भार भी खुद ही उठाता है। और जीएसटी जैसे जो अप्रत्यक्ष कर हैं, उसके मामले में निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं द्वारा कर का भार उपभोक्ताओं को स्थानांतरित किया जाता है। अगला है हस्तांतरणशीलता। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच सबसे बड़े अंतर के में से एक है हस्तांतरणशीलता। प्रत्यक्ष करों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और उनका स्वयं के द्वारा ही भुगतान किया जाता है, और अप्रत्यक्ष करों को एक करदाता से दूसरे में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके बाद अगला है कवरेज। प्रत्यक्ष करों का कवरेज व्यापक नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति या संस्था एक निश्चित सीमा से ऊपर की कमाई करने के बाद प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अर्थात जैसे हर व्यक्ति दे तब तो बोलेंगे व्यापक है, और हर व्यक्ति नहीं देता तो हम कहेंगे व्यापक नहीं है। इसी तरह से निश्चित सीमा के ऊपर की कमाई करने के बाद आयकर लगता है तो हम कहेंगे कि यह व्यापक नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपके प्रत्यक्ष कर हैं, उनका कवरेज व्यापक नहीं है, क्योंकि जो निश्चित सीमा से नीचे की आय वाले हैं, कम आय वाला वर्ग है, उसको आयकर नहीं देना होता है, और संपन्न व्यक्तियों को ही आयकर देना होता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों में अपेक्षाकृत बड़ा कवरेज होता है, क्योंकि वे समान रूप से लगाए जाते हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति भी वस्तु खरीदता है तो उसको भी जीएसटी देना होता है, अमीर को भी उतना ही देना होता है और गरीब को भी उतना ही देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो खरीदेगा उसको देना होगा। तो इस तरह से इसका कवरेज जो होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, व्यापक होता है। अगला है मुद्रास्फीति। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। मुद्रास्फीति यह कीमतों का बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ना वाली स्थिति कहलाती है। मुद्रास्फीति महंगाई की स्थिति है ये, और ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच अंतर करता है। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में प्रत्यक्ष करों का उपयोग किया जा सकता है। ये जो आयकर हैं, ये प्रत्यक्ष कर है, इनका उपयोग किस में किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में। किस तरह करेंगे? यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण से आगे बढ़ जाती है तो सरकार प्रत्यक्ष करों को बढ़ा सकती है। प्रत्यक्ष करों को बढ़ाकर क्या होता है? इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाती है, और इससे मुद्रास्फीति का प्रभाव भी कम हो जाता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष कर बढ़ेंगे तो उससे वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, वस्तुओं की लागत भी बढ़ेगी, और इसलिए मुद्रास्फीति को ये बढ़ाते हैं। अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, और प्रत्यक्ष कर जो हैं वो मुद्रास्फीति के प्रभाव को
कम करते हैं। अगला है प्रकृति। प्रत्यक्ष कर एक प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील कर है, प्रोग्रेसिव टैक्स हैं या प्रगतिशील कर हैं, क्योंकि इसे किसी व्यक्ति की आय के अनुसार लगाया जाता है, न कि समान रूप से। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे आयकर भी बढ़ता जाता है, और इस तरह से प्रत्यक्ष कर के भार का एक बड़ा हिस्सा समृद्ध लोगों द्वारा साझा किया जाता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो रिग्रेसिव प्रकृति के होते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। अर्थात गरीबों पर भी उतना ही भार पड़ता है जितना अमीरों पे, और तुलना की जाए तो वो महसूस गरीब होगा उसको ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी आय का अधिक प्रतिशत चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की आय 1000 है प्रतिदिन और किसी की आय प्रतिदिन है 100 रुपये, और दोनों को ही यदि वस्तुएं खरीदने में 10% टैक्स के रूप में दे देना पड़ता है या 20% टैक्स के रूप में दे देना पड़ता है, तो गरीब व्यक्ति जो 100 रुपये है कमाता है उसको 20 रुपये यदि दे देगा तो उसके पास 80 रुपये ही बचे रह जाएंगे, जिससे उसका काम चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो 1000 कमाता है उसके पास 800 रुपये अभी भी बचे रहेंगे, और इस तरह से वो अपना काम चलाने में सफल हो जाएगा 100 रुपये कमाने वाले की अपेक्षा। और इस तरह से प्रत्यक्ष कर तो आय की असमानता को कम करते हैं, क्योंकि समृद्ध लोग अधिक कर देते हैं। जैसे गरीब है उसको तो 0 ही देना पड़ेगा, उसकी आय तो 100 की 100 ही रहेगी, जबकि अमीर है उनको 5%, किसी को और अधिक अमीर है तो 10%, और अधिक अमीर है तो 20 और 30, इस तरह से बढ़ता चला जाता है प्रतिशत। तो इस तरह से वह आय की असमानता कम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष कर एक प्रोग्रेसिव टैक्स है और अप्रत्यक्ष कर एक रिग्रेसिव प्रकृति का टैक्स है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, सरकार के लिए आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कर आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं सरकार के लिए। लंबे समय में कराधान में कमी आई है, जिससे व्यवसाय और व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए और अधिक मौके मिल रहे हैं। इसी के साथ हम कर आय के स्रोत पर विमर्श को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।